नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूं आपके सामने। आज का ये सेकंड क्लास लेकर के पहली क्लास हम सुबह 10 बजे दे चुके हैं, दूसरी क्लास ये शाम के समय है। इसमें आज हम जानेंगे जो भौतिक विज्ञान का जो हमने स्टार्ट किया है साइंस के अंतर्गत, उसका अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर तो क्या, वही चैप्टर चलेगा अभी तो, उसमें अभी हम मतलब टॉपिक चेंज होगा, अगला टॉपिक जानेंगे। चलिए तो आते हैं और करते हैं आगाज। इससे पहले मैं मतलब कंटेंट को ये करूँ, दिखाऊँ ये वाली। इससे पहले आपको दिखा दूँ कि व्युत्पन्न ये जो मात्रक करने वाले हैं, इससे पहले मैं आपको करवा चुका हूँ। क्या करवा चुका हूँ भाई? तो आपको मैं क्या करवा चुका हूँ जरा देखिए। आपको मैं ये सारी चीज़ करवा चुका हूँ, ये अदिश सदिश, और इसके साथ मैं आपको बता चुका था कि एक मूल मात्रक और मूल पूरक मात्रक कौन कौन से हैं, उनको हम लोगों ने जाना था, समझा था। बहुत अच्छे से एक एक चीज़ समझे थे जनाब, बहुत अच्छे से हम लोगों ने एक एक बारीकी से समझी थी सारी चीज़ें, है ना। तो इन ये हो गई थी हमारी कल की क्लास, मतलब इसके पहले वाली क्लास, मतलब सुबह वाली क्लास में। अब इसके आगे हम जानेंगे आज जो है कुछ और भौतिक राशियां हैं, उनको जानेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए करते हैं आज के सेशन का आगाज, इस वाले सेकंड एपिसोड का। सेकंड वाले एपिसोड में अगर देखा जाए तो कुछ अन्य व्युत्पन्न मात्रक, मतलब जो आवश्यकता अनुसार उनको बनाए गए मात्रक हैं, व्युत्पन्न किए गए हैं, बनाए गए हैं, उन मात्रकों को हम जानेंगे, उनको समझेंगे। तो भाई यहाँ पर जब मात्रकों की बात आई तो कौन सी राशियों के मात्रक आए हैं जो आवश्यक हैं, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से है बल या जो है राशि, उसका मात्रक जो है एसआई मात्रक, वो न्यूटन है। क्या है? न्यूटन है। आपको ये जो लिखा है ब्रैकेट में, इसको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं बनी। अगर डीप में जाएगा तो पूछ सकता है, इसलिए लगा दिया है। आप एक बार इसको या पढ़ जरूर लीजिएगा, कभी अगर आता है तो आप क्या सब जो आपका अचेतन दिमाग है, अचेतन मस्तिष्क है, उसमें ये रखा रहेगा तो आप तुक्का लगा पाएंगे। अदरवाइज हमेशा परीक्षा में पूछा गया है कि बल का एसआई मात्रक क्या है, तो न्यूटन है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल है। वैसे आप बल लगाते हो, जैसे ऐसे कोई ऐसे याद कीजिए, आप बल लगा रहे हो, बल लगाने पर आपके क्या हो रहा है? आपका शरीर में झंझनाहट हो रही है, तो आपको क्या हो रहा है? आपका बल क्या हो रहा है? आप किसी मान लीजिए कोई भी कार्य करने के लिए धक्का मार रहे हो, धक्का मारो तो आपका क्या होगा? बल कम हो रहा है। बल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो कम को एक और क्या होता है? न्यून भी बोलते हैं। तो आपका बल कम हो रहा है, इसलिए न्यून हो गया। ठीक। दाब क्या होता है? पास्कल। दाब का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? पास्कल। अब आप दबाव बनाओगे तो आपके जो दबाव बना रहे हो, आप किसी चीज के ऊपर दबाव बना रहे हो, मान लो ऊपर से नीचे दबा रहे हो, जैसे कि मान लो ये कोई टेबल रखी है और इसके ऊपर आप कोई कील विल रख के इसको दबा रहे हो नीचे, तो ये नीचे जाएगी, तो ये क्या करेगी? छेद करेगी। लेकिन अगर इसका नुकीला पॉइंट इधर है तो ये पास इसको ना करके किसको पास कर जाएगी? नुकीला। आपने इसको लगाना ऐसे था, लेकिन आपने इसको उल्टा ऐसे लगा लिया टेबल पे ऐसे, और जब ऐसे लगा रहे तो ये जो नुकीला पॉइंट है आपकी हथेली के ऊपर है, और आपकी हथेली के अगर ऊपर है तो ये आपके इसमें चुप जाएगा, तो पार किसको कर जाएगा? आपके हाथ को पार कर जाएगा। तो दाब में क्या होगा? दबाव में क्या हो गया? आपका हाथ पार कर गया, आपके हाथ को पार करके क्या? वो किल, तो पास्कल हो गया। पार मतलब पास्कल। दाब में पार करना पड़ता है, दबाव में आर पार की लड़ाई करना पड़ती है, ऐसे कर लीजिए। उष्मा का क्या होता है? जूल। अगर उष्मा ज्यादा हो तो आप क्या होता है? झूमने लगते हो, ज्यादा ही उछल कूद करने लगते हो। ठीक है। इसके बाद में गतिरोध का ओम है। तो कहीं अगर आपको गतिरोध हो रहा है तो गतिरोध होने पर आप क्या करते हो? ओम नमः शिवाय उच्चारण करने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में कोई गतिरोध हो रहा है, आपका शरीर जो है वो सही से कार्य नहीं कर पा रहा है। तो आप क्या करते हो? अपने मस्तिष्क को सबको कंट्रोल में करने के लिए क्या करते हो? आप एक उच्चारण करते हो, गतिरोध उत्पन्न हुआ उसको खत्म करने के लिए ओम का उच्चारण करते हो। ठीक है। तो ये ओम नमः शिवाय ओम ओम करते हो ना, वही हो गया। अब इसके बाद में क्या है? और जो राशियां हैं, रेडियोधर्मिता की क्या है? क्यूरी है। इसका थोड़ा याद रख लीजिएगा। लेकिन अगर ये देखा जाए तो रेडियो पे एक क्यूरी चलती रहती है। क्यूरी क्या है? रेडियो को लेकर मेरी एक क्यूरी है कि वहाँ हमेशा जो गाने वगैरह चलते हैं वो तो चलते हैं, लेकिन पढ़ाई की बात नहीं होती है। तो ये क्यूरी है, एक तरह से प्रश्नवाचक, ऐसे मतलब एक जनरली अंदाज, मतलब ऐसे बना लीजिए आप ट्रे की। ठीक है। तो रेडियो धर्मिता क्या बन जाएगी? क्यूरी बन जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र की अगर बात की जाए, चुंबक वाले जो क्षेत्र है उसकी बात की जाए तो चुंबक में टेस्ला होती है। अब आपको बताऊं, टेस्ला एक कंपनी है ना। तो वो क्या करती है? अपने उसकी कार आती है टेस्ला की, तो टेस्ला की जो कार है ना वो चुंबक से चलती है, उसमें स्ट्रिंग नहीं होती है। ऐसे ऐसे थोड़ा फनी जोक बनाइए
कि टेस्ला की जो कार है वो चुंबक से चलती है, बस याद हो गया ना। तो चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो गया, मात्रक इकाई टेस्ला हो गया। विद्युत धारा, विद्युत धारा का फेरेड है, ये याद रख लीजिएगा केवल, फेरेड। विद्युत धारा का क्या याद रखना पड़ा है, फेरेड। मान लीजिए इसको भी याद करते हैं, विद्युत, विद्युत मतलब बिजली। बिजली आपने क्या किया, पकड़ लिया, बिजली का तार अपने हाथ में पकड़ लिया, तो आप जब उस तार को पकड़ते हैं तो आपको क्या होता है, आपके हाथों से क्या निकल जाता है, वो करंट आपके शरीर में चलता है, तो आप फेरे खाने लग जाते हो। फेरे मतलब इधर उधर घूमने लग जाता है, आपको करंट का झटका लगता है, तो क्या हो गया, विद्युत धारा का फेरेड हो गया। ठीक, बात समझ में आई। ऐसे याद कीजिए, फनी जोक के साथ, कभी नहीं बोलेंगे। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के मध्य, सूर्य का केंद्र मान लीजिए ये सन है, ये सन है, और ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी, यहाँ पर ये इसका केंद्र बिंदु है, और यहाँ इसे हमारी पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। तो इस केंद्र से इस केंद्र से इस केंद्र तक की बात हम कर रहे हैं, इन दोनों केंद्र के बीच की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों केंद्र के बीच की हम बात कर रहे हैं भाई, किन दोनों केंद्र की। पहला जो केंद्र है ये सूर्य का है, और ये किसका, पृथ्वी का है, ये किसका, पृथ्वी का है। ये पृथ्वी का पी लिख देता हूँ, पृथ्वी का पी लिख दिया, और इसके बाद ये सूर्य का मैंने एस लिख दिया, सन। ठीक, तो सूर्य का केंद्र और पृथ्वी के केंद्र की जो औसत दूरी के मध्य की जो औसत दूरी है, केंद्र वाली बात हो रही है, केंद्र के मध्य की, जो ये मध्य मतलब ये वाली जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, इसकी जो औसत दूरी है, जो दूरी नापी जाती है, यहाँ से लगा करके यहाँ तक की जो दूरी नापी जा रही है, इसकी औसत दूरी किस में नापी जाती है, एक खगोलीय मात्रक कहलाती है। मतलब इसकी दूरी खगोलीय में मापी जाती है, खगोलीय में। और खगोलीय में मापने वाली जो एक दूरी है, उसकी खगोलीय दूरी कितनी है, औसत एक खगोलीय है। और एक खगोलीय कितने मीटर के बराबर होता है, तो एक खगोलीय भैया बहुत दूर है, ठीक है, और एक खगोलीय जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 1.5 इंटू 10⁻11 मतलब 1.5 गुणित 10⁻11 मीटर। मतलब 10 का मल्टीप्लाई कितने टाइम करना है, 11 टाइम मल्टीप्लाई करना है। समझ रहे हो, जीरो कितनी होगी, नहीं पता ना, ऐसा समझिए। तो कितनी मल्टीप्लाई, कितना दूरी, कितना मीटर हो जाएगा, ये आप अंदाजा लगाइए। ठीक है, बात समझिए। मतलब एक खगोलीय होती है, सूर्य और पृथ्वी के केंद्र के मध्य की जो औसत दूरी है वह एक खगोलीय मात्रक होती है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में बस ये आएगा। दूसरा कभी आ जाए तो ये अगर ज्यादा डिप में जाएगा तो ये पूछेगा कि वो एक खगोलीय ना देख करके क्या बोल देगा कि सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र के मध्य की औसत दूरी कितनी है, कितनी मात्रक होती है। विकल्प में देगा 1.5 इंटू 10⁻12, 1.5 गुणित 10⁻11, 1.5 गुणित 10⁻10, 1 गुणित 10 मतलब वो 1 इंटू 5, 1.5 गुणित 10⁻13। इस तरीके से उसने क्या कर दिया, घात ऊपर नीचे कर दी। और आपको ध्यान रखना 11 वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए, ओके। चलिए आगे अगली स्लाइड पर आते हैं। अगली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। इस स्लाइड से एक नई क्वेश्चन आना चाहिए, हर परीक्षा में पूछा जाएगा, कोई भी एग्जाम हो। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा। हाइग्रोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने में किया जाता है। अब ध्यान देना, ये दोनों क्वेश्चनों में क्या देना है कि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर में दाब के लिए, लेकिन हाइग्रोमीटर का जो प्रयोग है वो उसकी आर्द्रता, किसकी, वायुमंडल की आर्द्रता, मतलब वहां किस तरह का वातावरण वगैरह है उसको नापने के लिए, वहां की आर्द्रता को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का किया जाता है। ये आपकी जो मैं बता रहा हूं, ये वाली स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण, आपकी परीक्षा उपयोगी है। ठीक है, पायरोमीटर का उपयोग उच्च ताप मापने में किया जाता है। जो पायरोमीटर है ये ध्यान, मतलब मैंने वही वाले टॉपिक लिए हैं, वही वाले नाम लिए हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं इस साल। उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जो आपको जो उच्चतम तापमान मापना है तो वो किससे मापा जाएगा, तो वो मापा जाएगा पायरोमीटर से। पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्य का ताप, तो सूर्य का ताप कितना है उसका तापमान नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर का। मतलब सूर्य का तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर का। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि सूर्य का तापमान जो ताप मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है पायरोमीटर का। ठीक है भाई, आगे देखिए
अगला पॉइंट क्या कह रहा है, पढ़िए जरा। अगला पॉइंट कह रहा है तनाव तनाव मापी मतलब टेंसियोमीटर का उपयोग मृदा में जल तनाव मापने के लिए किया जाता है। पथ मापी का क्या होता है, ओडोमीटर के लिए मीटर के द्वारा वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है। गाइगर क्या है, मूलर काउंटर की सहायता से रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। लेक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता को जांच करते हैं। तो दूध, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट भैया, कि दूध की शुद्धता मतलब उसकी जो एक्यूरेसी है, मतलब उसमें क्या मिलावट है या नहीं है, उसकी जांच करने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वो यंत्र है लेक्टोमीटर। और लेक्टोमीटर आपकी परीक्षा में छपने वाला 100% क्वेश्चन है, ये लगा लीजिएगा, ये दूध वाला। एबगर क्या है, एबगर जो है वो एक पैमाना है। और ये पैमाना कैसा है, तो ये पैमाना जो है नवजात जो शिशु है, मतलब छोटे बच्चे हैं, उनकी भौतिक स्थिति अर्थात उसका रंग कैसा है, हृदय की गति कैसी, क्या उसकी सही है कि नहीं है, उसकी लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, मतलब जो होना चाहिए वैसी है या नहीं है, उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो एबगर पैमाने का प्रयोग किया जाता है, जो कि नवजात बच्चों के लिए है। बात समझ में आ गई। जो मैंने नोट करके दिया है ये पॉइंट भी आपकी परीक्षा में छपने वाला है, इसलिए आपको ये 2 पॉइंट तो कम से कम याद करना। मैं तो ये कहूंगा कि बस ये 4-5 पॉइंट तो है, इनको आप 2 बार सुन लीजिए, जब मैंने पढ़ के सुनाया है 2 बार कर लीजिए कि पथ मापी जो है, ओडोमीटर का जो प्रयोग है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापी जाती है। गाइगर, अभी अगर यहाँ जैसे मैं आपको एक ट्रिक के अंदाज में जो मेरा अंदाज है समझाने का वैसे समझाता हूँ, सुनिए। पथगामी कैसे याद रहेगा, पथ मापी कैसे याद रहेगा, तो पथ मापी क्या है, पथ मतलब रास्ता, और मापी मतलब मापने वाला यंत्र, ठीक। तो पथ मतलब रास्ता हो गया, तो रास्ता को तय करना। अब रास्ता किससे तय करोगे भाई, आज तो आधुनिक जमाना है, आप पैदल नहीं जाओगे, आप तो किस में जाओगे, कार में जाओगे, बाइक पे जाओगे, मोटर में जाओगे, किसी में ना किसी या किस में जाओगे, वाहन में जाओगे। तो जिस भी आप वाहन में जा रहे हो उसकी गति, उसकी जो दूरी है वो जो मापी जाएगी, उस पथ की जो दूरी मापी जाएगी वो कहलाएगा पथ मापी, ठीक। गाइगर मूलर काउंटर की सहायता से रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। मतलब गाइगर जो है उसके माध्यम से, केवल इतना जाना चाहिए, पूरा नाम मत याद रखिए। गाइगर मतलब गाना। तो रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण मतलब रेडियो में क्या होता है, गाने आते हैं, तो रेडियो सक्रिय का क्या हो रहा है, रेडियो गाना आ रहा है, तो वहां पर गाइगर से मापा जाता है उसकी, कि उसकी विकिरण कितनी तेज है, कितनी कम है, कितनी सही है, गलत ज्यादा तो नहीं है, मानव के लिए अनुकूल है या नहीं है। तो ये जो मापी जाती है गाइगर यंत्र से मापी जाती है। अब याद हो गया, गाइगर गाने वाला, और गाता कौन है, रेडियो गाता है। कौन गाता है, रेडियो। तो रेडियो सक्रिय स्रोत, ठीक, उसके विकिरण की माप किया जाता है। ये 2 तो याद हो गया। लेक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता। तो लेक्टो, आप क्या करोगे, दूध पी करके, खराब दूध पिया आपने, क्या किया, खराब दूध पी लिया, और खराब दूध पी के क्या करोगे, आप बीमार होगे क्या करोगे, लेटोगे। तो जब आप लेटो तो लेटोमीटर का किस में प्रयोग किया जाता है, दूध की शुद्धता चेक करने के लिए, समझ गए। अब इसके बाद में यहां और देख लेते हैं क्या है, पायरोमीटर का क्या होता है, उच्च ताप मापने के लिए। तो यूं समझे, पायरो बहुत बड़ी पाई की बात हो रही, बड़ी वाली बात हो रही, ठीक है। हाइग्रोमीटर का क्या हो रहा, हाइग्रो आर्द्रता के लिए हो रहा है, ठीक है। बैरोमीटर का दाब में हो रहा है। तो भाई साहब आप कहीं भी बेरोजगार घूम रहे हो, क्या घूम रहे हो, बेरोजगार घूम रहे हो। जब आप बेरोजगार घूमोगे तो आपके ऊपर दबाव बनेगा, क्या बनेगा, दबाव बनेगा। तो बेरोजगार को बैरोमीटर हो गया, और दबाव बनेगा तो दबाव से दाब बन गया। बात समझ में आई। आर्द्रता, अब आपके पास क्या हो रही है, आपके शरीर में आर्द्रता बनी हुई है, आपके शरीर में आर्द्रता बनी हुई है, न्यूट्रिशन मतलब अच्छे से आपका शरीर सब तरह से बना हुआ है मान लीजिए, और उसमें आपका हो रहा हाइपर हो जाता है, क्या हो जाता है, उस आर्द्रता की वजह से हाइपर होने लग जाता है, ठीक। तो हाइग्रोमीटर समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड के ऊपर आते हैं। और कुछ जो ये उपकरण है, जो भौतिकी के विभिन्न यंत्रों और उपकरणों के प्रमुख आविष्कारक, मतलब इनको किन्होंने बनाया है, इनका आविष्कारकर्ता कौन है, इनके नाम पूछे जाते हैं। किस देश का रहने वाला था वो बंदा, और किस वर्ष में किया गया था, ये आपके लिए बहुत ही मेहनत करके भाई अलग से टाइप करके रखा हुआ है। आपको ऐसा लग रहा होगा किताब का पेज है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको है ना ऐसे बनाया गया है, ठीक है। ऐसा बनाया हुआ है, उसका PDF बनाया हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के
यहाँ आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा होगा तो कभी आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्या है उपकरण? उपकरण में क्या है? आविष्कारक और देश और वर्ष। देखिए बैरोमीटर की अगर बात की जाए तो बैरोमीटर को किसने किया है? ई टोरसेली। ई टोरसेली। अब देखिए सेली, टोरसेली आ गया, टोरसेली आ गया, तो टोरसेली से इटली, इटली और लिली, तो लिली लिली आ गया अगर दो तो क्या का हो गया? ये इटली का हो गया, ठीक है। तो टोरसेली कहाँ के थे? इटली के थे। और किसका इन्होंने किया? तो इन्होंने किया बैरोमीटर का। तो जो टोरसेली है वो टुकुर टुकुर देख रहे थे और देखते देखते बेरोजगार थे तो टुकुर टुकुर देख रहे थे, तो उन्होंने बेरोजगारी के इसमें टुकुर टुकुर देख के एक रिसर्च किया बैरोमीटर नामक, ठीक, यंत्र का। तो ये बेरोजगार थे, तो बेरोजगार होकर उन्होंने टुकुर टुकुर देखते रहे, टुकुर टुकुर देख के उन्होंने क्या किया? बैरोमीटर का आविष्कार कर दिया। और आविष्कार कब किया? ये बेरोजगार किस वर्ष में थे? तो ये 1644 ईस्वी में ये क्या थे? बेरोजगार थे। स्टीम इंजन मतलब पिस्टन, पिस्टन भी कहते हैं, स्टीम इंजन को पिस्टन भी कहा जाता है। और इसका आविष्कार किसने किया है? तो धाम न्यूकोमेन, धाम न्यूकोमेन ने किया है, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के थे। 1712 ईस्वी में किया था। भैया इनको जो याद करना है ना, इनको एक दो बार सुनना पड़ेगा आपको, तब जाके नाम याद होगा। क्रोनोमीटर, कुछ नाम तो मैं ट्री के अंदर में याद करो दूंगा, कुछ आपको ऐसे याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। क्रोनोमीटर, तो क्रोनो, क्रोनो क्या आता है? क्रोनो के लिए हो रहा है तो हैरिसन, जॉन हैरिसन, जॉन बोलिए हैरिसन। तो आप क्या हो रहा है? कोरोना की वजह से आप हैरान थे, कोरोना आया था, तो कोरोना जब आया तब आप क्या हो गए थे? हैरान हो गए थे। तो कोरोनामीटर हैरान, तो हैरिसन, हैरिसन। और जब हैरान हुए तो आपको आपके जान की परवाह हुई, मतलब कि आपके जान ना चली जाए, तो आपकी क्या हो गई? जान से जर्मनी हो गया, ठीक है। और कब आया था कोरोना? तो ये 1735 ईस्वी में आया था, इसको इससे ध्यान रख लीजिए। हालांकि आया 1900 में था, 1920 में आया था, सॉरी 2020 में आया था, 2020 में आया था। लेकिन आपको क्या याद रखना है? 1735। इसके बाद में स्टीम इंजन, एक और जो स्टीम इंजन बना से उसके बाद एक और आगे बढ़ के ये पिस्टल वाला था, ये पिस्टन वाला था। इसके बाद में जो बना है कंडेंसर वाला, जो कंडेंसर वाला है वो बनाया है जेम्स वॉट ने, जो कि कहाँ के? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। 1769 में, 1769 में बनाया गया था, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं कैसे याद रखोगे? पिस्टन, तो पीस पीस के काम करने वाले थे न्यून, पिस्टन मतलब बारीक, और बारीक मतलब न्यून, तो न्यूकोमेन हो गया। अब देखिए कंडेंसर, कंडेंसर में क्या होता है? आप कंडीशनर यूज करते हो ना, अरे आपका पंखा जो फैन है उसमें आप सेल यूज करते हो ना, उसको कंडेंसर कहते हैं हम लोग आज के जमाने में, तो कंडेंसर उसको भी कहते हैं। तो ऐसे याद रखिए कि स्टीम इंजन कंडेंसर वाला, उसमें क्या होता है? वाट होते हैं, क्या होते हैं? वाट आता है ना, करंट आता है, उसको वाट कहते हैं। तो ये क्या हो गया? वाट हो गया, कंडेंसर में क्या हो गया? वाट हो गया, ठीक है। और कहाँ के? स्कॉटलैंड के, स्कॉट वाट स्कॉट रहने वाले, ठीक। विद्युत पंखा मतलब जो आपको पंखा है उसको किसने? पंखा क्या होता है? घूमता है, तो घूम रहा मतलब हमारी जो मानवी भाषा जो हिंदी है उसमें क्या कहा जाता है? हिल रहा, हलिरो, तो हिल रहो, तो कहो ये विद्युत पंखा हिल रहा है, क्या करो? हिल रहो, तो क्या करो? विद्युत पंखा क्या कर रहा है? चलेगा तो क्या कर रहा है? हिलेगा, तो कौन हो गया? हिले से हिलवर, तो व्हीलर बन गया। व्हीलर क्या बन गया? इसके आविष्कारक बन गए। और कहाँ के रहने वाले थे वही? तो ये अमेरिका के रहने वाले थे, USA, ठीक है। और ये कब की बात है? 1776 ईस्वी। टेलीग्राफ क्या है? यांत्रिक। टेलीग्राफ क्या है? यांत्रिक है, एक संदेश भेजने वाला। जो कहाँ के हैं? इसका टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? एम लेमांड ने। अब याद कीजिए टेलीग्राफ में क्या होगा? आप जो बातें कर रहे हो लफंगो वाली बातें कर रहे हो, तो क्या हो गया? लेमांड हो गया, लेमार, लेमार। इसमें कहाँ के थे? फ्रांस के रहने वाले थे। 1787 ईस्वी में। ये इतनी अच्छी ट्रिक नहीं बन पाई है इसके ऊपर, खैर ठीक है, इसके ऊपर अगर कोई अच्छी ट्रिक आएगी तो फिर मैं कमेंट बॉक्स में पिंक करवा दूंगा ये भी, ठीक है। विद्युत बैटरी क्या होगा? विद्युत बैटरी में क्या आ रहा है? वोल्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? वोल्ट, मतलब उसमें करंट होता है ना, तो वोल्ट आता है, तो वोल्टा, अलेसोड्रो वोल्टा। तो अब आपके सामने विद्युत बैटरी में क्या रहा? वोल्ट आ रहा है, तो वोल्ट की वजह से वोल्टा बन गया है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? वोल्ट जो है था, जब वोल्ट ज्यादा था आपने क्या किया? उल्टी कर दी, तो इटली हुई, उल्टी से इटली, ठीक है। और कब किया था? ये 1800 में किया गया था, ठीक है भाइयों। डायनेमो क्या है?
डायनेमो का आविष्कार किसने किया है? तो ये किया है माइकल फेराडे ने। माइकल फेराडे ने क्या किया है? माइकल फेराडे ने डायनेमो का आविष्कार किया है और ये कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे और ये 1831 ईस्वी में किया है। आपको ये स्लाइड बोरिंग लग रही होगी भैया, देखो साइंस की एक दो चैप्टर जो है ना वो बोरिंग लगेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं फिक्स निर्धारित है, वो हमें कहीं ना कहीं याद रखना होती है, जो हमारी परीक्षा में भी डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन, तो हमें थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद में ट्रांसफार्मर का भी किसने किया था? जो माइकल फेराडे हैं, ब्रिटेन के हैं और 1931 में ही किया गया था। डीसी मोटर का जेनोब ग्रामे बेल्जियम के रहने वाले थे और 1873 ईस्वी में किया है डीसी मोटर का आविष्कार। टेलीफोन, अब ध्यान दीजिएगा, टेलीफोन आपके सबके हाथ में रहता है, तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राम बेल ने किया था। तो आपको टेलीफोन में क्या होता है? बेल होती है, क्या होती है? बेल बजती है ना, बेल बजती है, टुलुंग टुलुंग बज रही ना, टुलुंग टुलुंग तो बजी, तो बेल बज गई, टेलीफोन बेल। कहाँ के थे ये बेल? तो टेलीफोन के जो बेल, टेलीफोन का आविष्कारक जो है बेल, वो रहने वाले कहाँ के थे? यूएसए के थे और 1876 ईस्वी में इन्होंने ये आविष्कार किया था। ग्रामोफोन, जो गांव का फोन उसका, तो ग्राम के लिए कौन था? अल्वा एडिसन, थॉमस थॉमस एडिसन। तो जो ग्रामोफोन है उसका थॉमस साहब है और थॉमस एडिसन जो है वे कहाँ के थे? वो भी यूएसए के थे और 1878 में इसके 2 साल बाद ग्रामोफोन की उदय हुआ और ये किया है एडिसन ने। एडिसन, देखो पहले टेलीफोन आया तो बेल होगी, बेल बज गई, लेकिन अब ग्रामोफोन मतलब उसमें कुछ जुड़ा, ग्रामो जुड़ गया, आगे फोन में ग्रामो जुड़ गया, तो जब ग्रामो जुड़ा तो क्या हुआ? एड हो रहा, एड हो रहा मतलब एडिशन हो रहा, एडिशन हो गया। और अलवा मतलब अलगाव भी हुआ, बाहर भी किया, नहीं तो टेली शब्दों को बाहर किया, ग्रामो को ऐड किया, तो पहले टेली को हटाया तो अलग अलग किया तो अलवा हो गया, और ऐड किया तो एडिशन हो गया, एडिशन। ठीक है। फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन का जो है आविष्कार किसने किया? लेविस वाटरमैन। तो वाटरमैन ने क्या किया? फाउंटेन पेन का इस्तेमाल आविष्कार किया, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे और 1884 ईस्वी में किया। एसी मोटर, अब ये डीसी मोटर था, अब एसी मोटर अलग आ गया, तो एसी मोटर किसने किया? निकोलो टेस्ला। अब ये टेस्ला आ गया तो मोटर से टेस्ला को याद कर लीजिएगा। यूएसए 1878 ईस्वी में, 1888 में, सॉरी। डीजल इंजन, अब डीजल इंजन है तो डीजल का डीजल, ये देख लीजिए इनका सरनेम भी डीजल है, इनके नाम से पड़ा हुआ है, रुडोल्फ डीजल। तो डीजल इंजन का रुडोल्फ डीजल ने किया है, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे जर्मनी के रहने वाले थे। 1895 ईस्वी में डीजल इंजन का आविष्कार किया गया था। लाउड स्पीकर भाई साहब बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा। लाउड स्पीकर की अगर बात की जाए तो होरेस शॉर्ट ने किया, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे और 1900 ईस्वी में किया गया था, 1900 ईस्वी में। वाशिंगटन मशीन जो है, जो आपके कपड़े धोने की, उसका आविष्कार किसने किया था? हार्ले मिशीन कंपनी। वॉशिंग मशीन क्या करती है? कपड़े धोती है। पहले कपड़े किसे होते? हाथ से धोते थे, तो हाथ से धोना बंद करे, हाथ से कपड़े ना धोए जाए इसके लिए काम किया, वॉशिंग कर लिया। अब हाथ से क्या हो गया? हार्ले हो गया। हाथ से क्या हो गया? हार्ले नामक जो कंपनी थी उसने वॉशिंग मशीन की जो आविष्कार किया है, कब किया? 1907 में किया गया है। और ये कहाँ की कंपनी है? तो ये यूएसए की कंपनी है। नियोन लैंप का क्लाउड ने किया है, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे 1910 में। इतना खास नहीं है लियोन वाला, कोई दिक्कत नहीं है। दृश्यमान विकिरण, दृश्यमान मतलब देखने वाला, ये किसने किया? केवल इसका एक ही चीज याद रखना कि ये आइजैक न्यूटन ने किया है। और आइजैक न्यूटन ने क्या किया? दृश्यमान विकिरण मतलब हम जो देख सकते हैं दृश्य वाला है, वो विजुअल विकिरण जो है उसकी बात हो रही है। जो हम देखते हैं ना वो मतलब एक वो लगा रहता है दृश्य वाला ने, दर्शन करते हैं, कहीं भी आप बैठे हो और उसको देख के आप वास्तविक स्थिति देख सकते हैं, वही विकिरण, वो इसकी बात हो रही है। बात समझे? यहाँ तक बात सबको क्लियर आई होगी समझ में? आई होप समझ गए होंगे और आपको क्लियरिटी के साथ हर चीज़ समझ में आई होगी। समय तो हो चला है, लेकिन क्या करते हैं? समय को रोकते हैं और इस एक स्लाइड को निपटा देते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, तो हमने सोचा कि इसको भी पूरा किया जाए। गति के समीकरण जो है वो किए जाए, फिर न्यूटन की गति के उनको जानेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन्हीं को हम कर रहे हैं। जो गति के समीकरण है उसको अगर समझ लिया जाए, गति के समीकरण को अगर समझ लिया जाए तो आपकी परीक्षा में बहुत ही अच्छे से होगा। क्या है परिभाषा? जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है, मतलब कोई भी वस्तु है, कोई भी किसी तरह की, मान लो एक तो ये जा रहा है और एक ही जा रही है, दो ट्रेन जा रही है,
या बस या आप जा रहे हो खुद, तो दोनों क्या हो रहा है, एक समान त्वरण से एक सीधी रेखा में जा रहे हैं। ये एक सीधी रेखा में दोनों इधर जा रहे हैं, दोनों इधर जा रहे हैं एक सीधी रेखा में। जब दोनों एक समान त्वरण से, मतलब उनकी चाल भी एक जैसी है, वेग गति वगैरह सब एक जैसा है, तब वे तब उसके वेग त्वरण तथा तय किए गए दूरी के संबंध में निम्न प्रकार होते हैं। क्या क्या संबंध होते हैं उनके बीच में? अगर एक समान त्वरण है, एक समान त्वरण है, तो उसमें क्या होगा भाई कि u v बराबर u प्लस ए टी। तो जो गति के तीन समीकरण है, पहला समीकरण जो है वो क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। u क्या है, प्रारंभिक वेग है, और v क्या है, अंतिम वेग है। इसके बाद a क्या है, आपका त्वरण है, और t क्या है, समय है। अगर त्वरण और समय का गुणा करके उसकी जो प्रारंभिक मतलब शुरुआत की जो गति है उसको जोड़ दिया जाए, तो वो जो प्राप्त होगा वो किसके बराबर होगा, जो वो अंतिम वेग में चल रही है, मतलब अंतिम जो उसकी स्पीड है, जहां वो चल रही है जिस स्पीड से, उसका वेग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या होता है कि एस बराबर, जो उसकी गति का दूसरा समीकरण वो क्या कहता है, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। कुछ नहीं करना मेरे बाबू भैया, कुछ नहीं करना है। वो क्या करना है कि ये जो आपका है यहाँ पर ut, मतलब आपको जो वेग है प्रारंभिक वाला, उस वेग के साथ आपको समय का गुणा करना है, और जो आपका त्वरण है, त्वरण और जो समय है उसका त्वरण का 1/2 करना है, और समय का स्क्वायर कर देना है। समय का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो एस बराबर वो कैसे सिद्ध होती है, कभी आपको थ्योरेटिकल क्लास अच्छे से लेंगे पूरी, क्योंकि इसको पूरा जो समीकरण है ना, इनको सोल्व करने में ही कम से कम 1 घंटा लग जाएगा आपको समझाने में। इसको बस आप इतना ध्यान रख लीजिए कि सेकंड वाला जो समीकरण है एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है, तीसरा समीकरण क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उपरोक्त समीकरणों को गति के समीकरण कहा जाता है। इन तीनों समीकरणों को याद रखना, आपको गति के समीकरण कौन से 3 है, और आपसे परीक्षा में ऐसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए गति के समीकरण नहीं है, और कैसे करेगा, v बराबर u प्लस ए टी, पहला या दूसरा देगा s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तीसरा दे देगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और चौथा देगा s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी। अब यह जो स्क्वायर था मैंने गायब कर दिया चौथे में, तो ये क्या हो गया आपका नहीं है, तो ये नहीं रहेगा फिर जब इसमें स्क्वायर हटा देंगे तो। समझ गए? आई होप आपको पूरी बात समझ में आएगी। ये मैंने इसलिए दिया कि आप 1-2 बार इसको सुन लीजिएगा, ये आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाला टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक, चलिए आज की क्लास को ये रुकते हैं। धन्यवाद पूरी क्लास देखने के लिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।